स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। चलिए आज हम लोग सैलरी के सेशन 2 में चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ढंग से सुनेंगे क्योंकि इसमें हम लोग 3 डेफिनेशंस देखेंगे और मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था। चलिए एक बार मैं बता देता हूं कि हम लोग को सैलरी चैप्टर में ना टोटल 3 डेफिनेशंस देखनी है। कितनी? देयर आर 3 डेफिनेशंस, 3 definitions, and we are just going to start it from the very beginning. सेक्शन 15 जो हम लोग को देखना है, सेक्शन 16 एंड एट लास्ट सेक्शन 17। सेक्शन 15 वाज चार्जिंग सेक्शन। ये कहता था ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). याद रखें, अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सीधे सीधे हमारे इस चार्जिंग सेक्शन के पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को बेसिकली कंसंट्रेट करते हुए होंगे, यानी ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। एंड सेक्शन 89 का रिलीफ हम लोग सबसे लास्ट सेशन में देखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, पक्की उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बेसिकली जो थर्ड पॉइंट है, इसके लिए आपको पूरे के पूरे चैप्टर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एट लास्ट वी विल हैंडल दैट विद अ न्यूमेरिकल इटसेल्फ। और सेक्शन 16 है आपका, 3 तरह के डिडक्शंस मिलते हैं। सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। सेक्शन 16(2) अवेलेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन होता है। कहता है 16(2) में कि इन 3 में से जो सबसे कम होगा उसको माफ कर दिया जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 5,000, बेसिक 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। इज इट क्लियर? सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहा गया, जो एक्चुअल अमाउंट पे करेगा एम्प्लॉय इस अकाउंट में, वो हमारा माइनस हो जाएगा। ये हम लोग डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सेक्शन 17। सेक्शन 17 की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग को 3 चीजें देखनी होंगी। सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(2) एंड सेक्शन 17(3). अगर याद हो तो मैंने इसके बारे में आपको हिंट दिया था क्या क्या है। ये तीनों डेफिनेशंस हैं। किस चीज की डेफिनेशंस हैं? पहली डेफिनेशन है सैलरी की। आपको ये जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर दिस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। सेक्शन 17(2) डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स एंड सेक्शन 3 प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। हमें आज बस केवल इन 3 डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करना है। मेरी बात समझ में आई? और पूरा का पूरा सेशन इसी में ही बीत जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 17(1) डेफिनेशन ऑफ सैलरी की बात करते हैं। सैलरी, जब आप डेफिनेशन देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे उसको, चिंता मत करना, रट जाएगा, जबान पर आ जाएगा। क्या कहता है डेफिनेशन सैलरी की? आप जब कहीं पर एम्प्लॉयमेंट लेने जाते हैं ना, तो आप वहां सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है सैलरी कितनी होगी मालिक? तो मालिक जवाब देते हैं तेरी सैलरी होगी 10,000 पर मंथ। दिस इज नोन एज बेसिक सैलरी। इसको हम बेसिक सैलरी बोलते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं सैलरी की तो वहां पर सैलरी का मतलब वेजेस से भी होता है। ये याद कर लें। सर क्या डिफरेंस है सैलरी और वेजेस में? आप 1 मिनट सोच सकते हैं, पॉज करके आप सोच लें कि वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है। आपने आज तक बहुत बार किया होगा जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते होंगे, वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, इस तरह के टर्म्स आपने काफी बार यूज किए होंगे। तो सैलरी और वेजेस में डिफरेंस होता है। सैलरी वो, जैसे हम अगर कहीं नौकरी करेंगे, काम करेंगे, वो सैलरी कहलाएगी। और जो बंदा फिजिकल एक्टिविटी करता है, मैनुअल वर्क करता है, यानी जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी जैसे मिट्टी ढोना, ईंटा ढोना या फैक्ट्री में काम करना, जिसको पेन और पेपर का काम नहीं करना, उसको हम लोग वेजेस देते हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते वेजेस पर मंथ होता है, पर डे होता है, कुछ भी हो सकता है। सैलरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये उसको दी जाती है जो पेपर एंड पेन एंड पेपर पर वर्क करता है। जो इसका यूज करता है उसको सैलरी, और जो हाथ और पैर का यूज करता है उसको वेजेस देते हैं नॉर्मली। अच्छा,
बेसिक सैलरी एंड वेजेस। अब सैलरी के चैप्टर के पर्पज से वेजेस का मतलब भी सैलरी है, सैलरी का मतलब भी वेजेस है, ठीक। एन्यूटी, पेंशन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वार्षिकी। कई बार एक एम्प्लॉयर जो होता है ना, वो अपने एम्प्लॉय को एनुअल पेमेंट्स देता है, तो जो एनुअल पेमेंट्स देता है उसी को हम कहते हैं वार्षिकी। पेंशन, जब कोई रिटायर हो जाता है तो अब सैलरी नहीं मिलती, उसको सैलरी के बदले एक रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है थ्रू आउट द लाइफ, उसको हम लोग कहते हैं पेंशन। क्लियर है? पेंशन। तो बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन। अच्छा, उसको ना हम लोग एक और चीज देते हैं, अलावेंसेस एंड पर्क विजिट्स। पेयर में लेकर के चलेंगे हम लोग चीजों को। अलावेंसेस नॉर्मली इन कैश होता है, नॉर्मली इन कैश होता है, और परक्विजिट नॉर्मली, मैंने वर्ड यूज किया है जनरली या नॉर्मली, इन काइंड होता है। जैसे अलावेंसेस की बात करें, मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा ये लो, एक बात बताओ, रहते कहाँ हो? कहा किराए के मकान में मालिक। ठीक है, तो हमसे हर महीने 2000 ले लिया करो, किराया तो तुम अपनी बेसिक सैलरी से देते होगे, हम हर महीने तुमको 2000 ना तुम्हारा किराया दे देंगे, तुमको हाउस रेंट अलावेंसेस दे देंगे। मेरी बात समझ में आई? हाउस रेंटल यानी कि मालिक अपने एम्प्लॉय के हाथ में 2000 एक्स्ट्रा देगा, वो कैश में बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को। सर क्या ये काइंड में भी मिल सकता है? बिल्कुल। मालिक कहता है कहाँ रहते हो भाई तुम? एम्प्लॉय कहता है मालिक किराए के मकान में। काहे को? ये मकान पड़ा हुआ है खाली, ले लो ना, क्या दिक्कत है? तुम किराए के मकान में क्यों रहते हो? ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा मकान पड़ा हुआ है, जाओ रहो। अब वो एम्प्लॉय खुश, छोड़ेगा और यहाँ रहेगा। नाउ employer is not going to make the payment of any amount in cash in the hands of the employee basically, हाँ या ना? उसको वो कैश में ना देकर के दूसरे तरह से बेनिफिट दे रहा है, काइंड में बेनिफिट दे रहा है। कैसे आते हो तुम? नहीं, कैसे आते हो? मालिक हम ना बस से आते हैं। तो ये लो ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ये लो ट्रेवलिंग अलाउंसेस। काहे को तुम अपनी सैलरी खर्च करते हो? ये तुमको हर महीने हम 1000 1500 ट्रेवलिंग अलाउंसेस देंगे। दिस इज पेड इन कैश। दूसरी तरफ कैसे आते हो? मालिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, आने में देर हो जाती है। ठीक है, कल से वो स्कूटर मोटरसाइकिल ले जाना। देखो दोनों में फर्क है। इन फर्स्ट केस वी आर जस्ट मेकिंग द पेमेंट in cash, while in the second case we are just providing the same benefit in kind. क्या है, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब रहती है, मालिक क्या करें, ये समझ में नहीं आता इन्वायरमेंट यहाँ का, ये लो 1000 रुपए हर महीने का मेडिकल अलाउंसेस। अब ये सैलरी है, ये ऊपर से 1000 मेडिकल अलाउंसेस, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। दूसरा, क्यों नागा करते हो? मालिक तबीयत खराब रहती है और बहुत सीवियर केस हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो ठीक है, चले जाओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, वहां पर हम तुम्हारा देखभाल का पेमेंट हम करेंगे। दोनों में फर्क है। एक तो कैश में बेनिफिट, अब ये दोनों चीजें एक साथ भी नहीं हो सकती। ये लो हर महीने मेडिकल अलाउंसेस, बीमार होना तो हॉस्पिटल का हम देख लेंगे, अरे नहीं। ये लो किराए का घर और ये लो मेरा घर, अरे दोनों नहीं हो सकता। या तो आपको घर मालिक अपना देगा, या तो आप किराए पर रहेंगे, उसका हाउस रेंट अलाउंसेस देगा। इज इट क्लियर? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं मालिक? स्कूल में ही पढ़ते होंगे, और कहाँ पढ़ते होंगे? ये लो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कैश में, 1000 रुपए हर बच्चे का। अच्छा, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं तुम्हारे? मालिक एक स्कूल है उसमें पढ़ते हैं। अरे अपना स्कूल है, उसमें डालो ना, मेरा ही स्कूल है, जाओ। देखो, अब वहां पर अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, बच्चों का एडमिशन करवा दिया जाएगा। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है जी? तो हम लोग इसको देखेंगे अलाउंसेस एंड पर्क विजिट्स। तो हम लोग एम्प्लॉय को या तो अलाउंसेस देते, जरूरी नहीं कि सब अलाउंसेस दिए जाए, जरूरी नहीं सब पर्क विजिट दिए जाए, कुछ चीजें अलाउंसेस में दी जा सकती हैं और कुछ चीजें पर्क विजिट्स में दी जा सकती हैं। पर्क विजिट्स का हिंदी होता है अनुलाभ, अलाउंसेस का हिंदी होता है भत्ता। तो बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, अच्छा, अलाउंसेस, पर्क विजिट्स। क्लियर? बोनस, फीस एंड कमीशन। अब इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सैलरी।
प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ओके ओके सर, ये तो आपने बताया 17(3) में, आप डेफिनेशन बताएंगे। हाँ, अब जरा देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, 17(1), यही तो पढ़ रहे हैं। और ये याद रखेंगे कि 17(1) डिफाइंस द टर्म सैलरी। हम लोग सैलरी चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ेंगे, 12-13 सेशंस चलेंगे नॉर्मली, जितना कुछ भी पढ़ेंगे सैलरी में, जितना कुछ भी पढ़ेंगे सैलरी, वो सब इसी पर्टिकुलर सैलरी की डेफिनेशन में कवर है। तो इसमें परक्विजिट ऑटोमेटिकली कवर हो गया, इसमें हम लोग का प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी ऑटोमेटिक कवर हो गया। हाँ, देखो ना, वो भी इसका पार्ट है। परक्विजिट तो था ही था, अलावेंसेस भी आ गया, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, ये सारी चीजें आ गई। यानी इस चैप्टर में जितनी चीजें कवर होंगी, ऑल दोस आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सैलरी। अच्छा, कुछ चीजें रिटायरमेंट बेनिफिट्स होती हैं। एज एन व्हेन द एम्प्लॉय विल गेट रिटायर, ही विल गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड। जैसे ग्रेच्युटी का अमाउंट पाता है, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट पाता है, जिसको भविष्य निधि भी बोलते हैं, लीव इनकैशमेंट, एंड कम्यूटेड पेंशन। ये सब आप लोग देखेंगे चीजें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये भी पेंशन, हाँ ये कम्यूटेड पेंशन है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, एक अच्छा एक और चीज आएगी, सेक्शन 80 CCD। इसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं या पेंशन फंड भी बोलते हैं। और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग सेक्शन 7 में देख चुके हैं, हल्का सा हिंट मैंने सेक्शन 7 इंट्रोडक्शन चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था आपको, उस समय भी इस चीज को मैंने कहा था। यस, विल सी इट लेटर ऑन एज एन विल स्टार्ट दिस चैप्टर सेक्शन 80। डिडक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय डिटेल में देखेंगे। अब जरा देखिए क्या क्या मैंने बताया। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 80 CCD। बस इतनी चीजें बताई। फिर से मैं बोलूं, देखो ना, मैंने बताया बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, perquisites, allowances, bonus, commission, section 80 CCD। फिर से बोलूं, ये आप लोग को अभी याद रखना है। देखिए ये सारी चीजें याद दी हुई हैं। सैलरी की डेफिनेशन में सैलरी इंक्लूड्स, लास्ट वाला है सेक्शन 80 CCD, ठीक है ना। फिर से बोल देते हैं, आप मेरे साथ साथ बोलो मेरे संग। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जैसे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन एंड फीस, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, सेक्शन 80 CCD। सारी चीजें पेयर में जोड़ो, बेसिक सैलरी के साथ वेजेस, एन्युटी के साथ पेंशन, ग्रेचुटी के साथ प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट के साथ कम्यूटेड पेंशन, पेयर्स में जोड़ते चले जाओ, बोनस के साथ कमीशन, फीस एंड कमीशन, परक्विजिट्स के साथ अलाउंसेस, एडवांस सैलरी के साथ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एंड द लास्ट सेक्शन 80 CCD। और क्या चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। ये समझ में आया जो अभी तक मैंने बताया? बिल्कुल सर समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। सेक्शन 17(2), डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे कम से कम 3 से 4 सेशन चल जाते हैं केवल और केवल परक्विजिट्स में, केवल और केवल परक्विजिट्स को संभालने में या समझाने में। अभी आज हम लोग केवल डेफिनेशन देखेंगे, आज हम लोग केवल डेफिनेशन देखेंगे, परक्विजिट्स की डेफिनेशन क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हिंट दिया था, परक्विजिट्स मींस द बेनिफिट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, नॉर्मली इन काइंड। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई चीज नॉट कैश, कोई चीज इन काइंड देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, या फिर कंसेशनल रेट पर देता है, तो जो भी बेनिफिट आएगा वो हमारा परक्विजिट माना जाएगा।
जिसको हिंदी में कहते हैं अनुलाभ। अच्छा, क्या है डेफिनेशन? परक्विजिट की डेफिनेशन बोलती है रेंट फ्री अकोमोडेशन। मेरी बात ढंग से समझेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। रेंट फ्री अकोमोडेशन provided by employer to employee। अगर कोई मकान एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, हाउस रेंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी कि वहां पर कोई रेंट नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वाला हिसाब। सर ये भी तो हो सकता है कंसेशनल हो, सेंसेशनल हो, कंसेशनल। यस, दूसरा पॉइंट है आपका कंसेशनल rent accommodation, not rent free accommodation, provided by employer to employee। Got it? Yes sir, बिल्कुल समझ में आया। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो दोनों हो गया, या तो फ्री में या तो कंसेशन में। अच्छा, थर्ड है एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय met by employer। क्या 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 क्या? कोई ऑब्लिगेशन था एम्प्लॉय का, यानी जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। कोई जिम्मेदारी थी एम्प्लॉय की, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। अब बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, अब वो एम्प्लॉय के नाम से है, तो बिल किसके नाम से आएगा? एम्प्लॉय के नाम से। क्या एम्प्लॉयर को पकड़ा जाएगा? नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ काम करता है उसका बिजली का बिल तुम दो, अरे काय को एम्प्लॉयर देगा? नाउ दिस इज द होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी। But if he is not making the payment thereof, he will solely responsible for that and not the employer there। In the same way, अगर एम्प्लॉयर के नाम से कनेक्शन है बिजली का और एम्प्लॉय उसको यूज करता है, तो कल कुछ ऊंच नीच हुआ ना, तो एम्प्लॉयर को पकड़ा जाएगा, उस केस में एम्प्लॉय को नहीं पकड़ा जाएगा। गलती एम्प्लॉय करेगा, भरेगा कौन? एम्प्लॉयर। दोनों में फर्क समझे। मैंने यहाँ पर बोला एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इट मींस बिजली का कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से था ना, ही वाज रिस्पांसिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस लायबिलिटी। वो यहाँ कवर होगा एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। अब गैस कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है, वाटर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है, स्टूडेंट उसके अपने स्कूल में पढ़, अपने स्कूल मतलब अपना उसने एडमिशन करवाया है, तो फीस भी उसी से ली जाएगी। बात समझ में आई? अब उसने अपने घर में कोई डोमेस्टिक सर्वेंट रखा हुआ है एम्प्लॉय ने, तो उसी से वो सैलरी लेगा। ये थोड़ी कि मालिक के पास चला जाएगा, हम तो तुम्हारे मालिक से ले लेंगे, तुम जिसके यहाँ से सैलरी लेते हो ना, हम भी सैलरी वहीं से ले लेंगे। काहे को? एम्प्लॉय ने तुमको रखा है तो एम्प्लॉय से लो। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा इसमें है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ये तो मत लिखिए सर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय बार बार। ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट or at concessional rate। Only in the case of specified employee। मेरी बात समझें। अब ऊपर वाला, अब एम्प्लॉयर के नाम से बिजली का कनेक्शन है, नाउ द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल।
बट द कनेक्शन इज यूज्ड बाय द एम्प्लॉय। भाई एम्प्लॉयर ने अपने नाम से कनेक्शन लिया है, उसको एम्प्लॉय को दे दिया यूज करने के लिए ना। हु वन इज रिस्पॉन्सिबल? एम्प्लॉयर। अब चाहे वो फ्री में दे, चाहे कम रेट पर दे, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है गवर्नमेंट को पे ऑफ करने की? एम्प्लॉयर की। ये वो आता है, ये वो है। ऊपर क्या था? एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की थी, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस, टैक्सेबल इन ऑल केसेस। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है किसके केस में टैक्सेबल होगा। सर समझ में नहीं आया। कोई भी एम्प्लॉय हो सब जगह टैक्सेबल हो जाएगा ये ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला टैक्सेबल कब होगा? नीचे वाला टैक्सेबल कब होगा? ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये केवल उसी केस में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कोई एम्प्लॉयर के नाम से बिजली का कनेक्शन है, एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, यूज एम्प्लॉय करता है, तो भैया वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा। फिर से पढ़ते हैं। The value of any benefit provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee, that's it। लेकिन अगर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, अगर उसको एम्प्लॉयर पे मीट आउट करता है तो 100% सारे एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा। गॉट इट? अभी तक हम लोगों ने देखा रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय दैट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट ओनली द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इज इट क्लियर? अच्छा, फिफ्थ, any sum paid to get an assurance of लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, लाइफ ऑफ पाई नहीं। मूवी आप लोगों ने देखी होगी लाइफ ऑफ पाई, देखिए तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो देख लेंगे, अच्छी मूवी है। एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट करता है, किसका? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, LIC, जियो जिंदगी खुल के, ठीक है ना, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, अभी तक हम 5 पॉइंट बताएं। अब जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर यहां पर है, बिल्कुल ठीक है, सुपर एन्युएशन फंड एंड सेक्शन 80 CCD। फिर से 80 CCD, तीसरी बार 80 CCD। तीनों का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, किसका? मालिक का कंट्रीब्यूशन, इन एक्सेस ऑफ ₹7,50,000, ये याद रखेंगे, तो वो परक्विजिट माना जाएगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 6। पहला बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, लाइफ ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला हिसाब किताब, LIC प्रीमियम। उसके बाद मैंने आपको 6th नंबर ये बताया। 6th नंबर में मैंने कहा इन तीन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और टोटल 7,50,000 से अधिक। इन तीन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और तीनों का मिलाकर 7,50,000 से अधिक, तो उस केस में वो परक्विजिट माना जाएगा। अच्छा, इस पे एक चीज याद रखेंगे, जो प्रोविडेंट फंड है ना, इसमें एक मेजर अमेंडमेंट और आया है, 2,50,000 एंड 5 लाख का। वो आज हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, आगे चलकर डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सर पहले तो आप बोल देते हैं, फिर आप टेंशन भी दे देते हैं, फिर कहते हैं टेंशन की जरूरत नहीं। अरे धीरे धीरे सीखते हैं सारी चीजें, आराम से सीखते हैं, कोई हड़बड़ी क्या है इसमें। अच्छा, इस सिक्स्थ को बेस लेकर के बनाया गया सेवेंथ। इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी accretion on above पॉइंट नंबर 6। ये जो ऊपर हमने 6 नंबर बताया ना, 7,50,000, इसमें अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या उसमें कोई एक्रीशन होता है अकाउंट्स में, तो वो टैक्सेबल होगा इसमें 7th पॉइंट में। दैट्स इट। क्लियर है, पक्की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। ये आएगा एनी, ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट। अच्छा जी, फ्रिंज बेनिफिट का हिंदी का मतलब होता है, मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको कुछ मजा भी आए और हिंदी का नॉलेज भी हो, आनुषांगिक लाभ। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है, ये एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है। अच्छा, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है तू मेरे यहाँ काम करता है, तू ठहरा एम्प्लॉय, समय से आएगा, समय को जाएगा और मुझे तड़पाएगा। मैं तुझे एक बेनिफिट देता हूँ। एम्प्लॉयर ने मन में सोचा, क्यों ना मैं इसको मालिक बना दें, शेयर्स दे दें अपनी कंपनी का। अभी तक इसको ये लगता है हम दूसरे के लिए काम करते हैं। व्हेन ही विल गेट द शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी, ही विल स्टार्ट टू डू वर्क लाइक एन एम्प्लॉयर, लाइक अ एम्प्लॉयर। वो खुद अपने को ओनर की तरह मानते हुए काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे मालूम है जितनी भी एफर्ट्स करेगा उसमें उसको डिविडेंड वगैरह भी मिलेगा। अगर उसके दिमाग में इस तरह की बात आ जाती है तो सोचो कितने मन कर्तव्य निष्ठा के साथ वो काम करेगा, लगन के साथ काम करेगा, कि वॉट एवर ही इज putting his efforts towards the company is directly or indirectly will give the benefit to him। अगर इस तरह का एक मोशन आ जाता है तो उसके एफर्ट्स पॉजिटिवली काम करते हैं। तो अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपने 500 रुपए का शेयर 50 रुपए में दे दे, 500 रुपए का शेयर फ्री में दे दे, या 500 का शेयर 400 में दे दे, 300 का शेयर 100 रुपए में, कुछ बेनिफिट्स दे दे, फ्री में दे दे या कंसेशनल रेट पर दे, इसको हम लोग कहते हैं अपने एम्प्लॉयर को, अपने एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, एक कंपनी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर इस तरह का कोई बेनिफिट देती है शेयर्स को दे करके अपनी कंपनी के, तो उसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्वेट मतलब खून पसीने, पसीने की खून पसीने की जो मिलेगी सो खाएंगे। नाइन्थ है एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। अदर फ्रिंज बेनिफिट्स आनुषांगिक लाभ, जो चीजें ऊपर कवर नहीं है, इसके अलावा भी एक एम्प्लॉयर कई सारे फायदे देता है अपने एम्प्लॉय को, इसके अलावा भी। हाँ, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे सकता है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे सकता है, सस्ते दाम पर लोन दे सकता है, अपनी किसी एसेट्स को, ये स्कूटर ले जाओ 2000 में, तुम काम करो, ले जाओ 2000 में, या स्कूटर ले जाओ चलो यूज करो, ये कंप्यूटर ले जाओ चलो यूज करो, इस तरह से चलो ये फ्रिज ले जाओ जाओ यूज करो, ये टीवी ले जाओ ये यूज करो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल एसेट्स को यूज करने के लिए दे सकता है, या मूवेबल एसेट्स या मूवेबल प्रॉपर्टी को सस्ते दाम पर बेच सकता है। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे सकता है, और इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट पर लोन दे सकता है। कई सारे बेनिफिट्स हैं। फ्री मील या फ्री लंच दे सकता है अपने एम्प्लॉय को। अरे कई सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं भाई। क्लियर है? तो ये चीजें देखेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन, पारी पारा, धीरे धीरे आगे, उसकी टेंशन अभी न को लेने की। तो अभी तक हम लोगों ने दो सेक्शन देख लिए, सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(2). सेक्शन 17(1) में देखा डेफिनेशन ऑफ सैलरी,
बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कमिटेड पेंशन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन एंड फीस, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, सेक्शन 80 सीसीटी, ये सारी चीजें देखी। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 17(2) हम लोगों ने देखा डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। सबसे पहला देखा रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, any obligation of the employee is met by the employer, the value of any benefit or amenity provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee, याद रहेगा। any sum paid to get an assurance of life of the employee। उसके बाद मैंने कहा था any other fringe benefits, उसमें मैंने कहा था 3 चीजों में contribution, approved superannuation fund हो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो या एटीसीसीडी का कोई कंट्रीब्यूशन हो, इन तीनों का मिलाकर 7,50,000 से अधिक का कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर का, तो वो परक्विजिट मान लिया जाएगा। इन अकाउंट्स में कोई एक्रीशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हो तो वो हमारा प्रॉफिट परक्विजिट्स मान लिया जाएगा। एक और छूट रहा है कोई, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी शेयर, दैट्स इट। ये 9 पॉइंट बताए थे, ठीक है ना, समझ में आया सारा? यस सर। इसके अलावा कोई दिक्कत न हो सर। लास्ट सेशन बताइए। ये आप यहाँ देखेंगे सब कॉपी पेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट है यहाँ पर। ये जितनी भी चीजें देखेंगे ये कॉपी एंड पेस्ट है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज द लास्ट सेशन। देखिए 3 लाइन में कवर हो जा रहा है, 3 पॉइंट्स यहाँ पर कवर है। ये 3 लाइन ना समझो हमको छोटा मोटा, ना समझो हम बड़े काम की चीज। सेक्शन 17(3) हिंदी में इसको कहते हैं, मेरी हिंदी की राइटिंग इतनी खराब कैसे हो गई, इतनी छुंदर छुंदर थी। वेतन के स्थान पर लाभ। खराब हो गई राइटिंग, यूज ना करो तो खराब हो जाती है। चलिए, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर लाभ। इसका क्या मतलब है? वेतन के स्थान पर लाभ यानी कि वी वेयर trying to make the payment of salary but actually this is not salary, or you can say कि हम सैलरी दे सकते थे लेकिन सैलरी की जगह हमने कुछ और दिया। हाँ, ये ज्यादा सही है, वेतन के जगह पर कुछ और लाभ देना। जैसे एक एम्प्लॉई है, उसने इतने साल काम की, कितने, अब कुछ साल काम किए, उसके बाद उसको निकाल बाहर किया गया। चल निकल बाहर, तेरी जरूरत नहीं, अब यहाँ तू उल्टा सीधा काम करता है। अब वो इतने साल तक कंपनी के बाहर रहा, इस साल कोर्ट का डिसीजन है इसको वापस ले लो। अब यहां तो वो कंपनी से सैलरी लेता था डिसीजन आने के बाद, और जब उसको निकाला गया था तो उसके पहले भी वो सैलरी ही ले रहा था। इस ड्यूरेशन में वो कंपनी में एम्प्लॉय तो था ही नहीं, उसको निकाल बाहर किया गया था। कोर्ट ने बोला कि भाई निकाल बाहर कियो, इसको वापस रखो और इसको वो सारा अमाउंट दो जो आपको देना था। होता है, ऐसे डिसीजन आते हैं। तो अब कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ दिस वन पीरियड, जो बीच की पीरियड है ना, इसका पूरा अमाउंट देगी, सैलरी वगैरह सब। अब बेसिकली हम इसको सैलरी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उस दौरान नहीं था। बोल सकते ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस दौरान नहीं था क्योंकि कंपनी ने उसको बाहर निकाल दिया था, कोर्ट का केस चल रहा था, कंपनी तो उसको मान ही नहीं रही थी अपना एम्प्लॉय। लेकिन अब जब उसकी वापस बहाली हुई है उस पोस्ट पर, तो उस केस में कंपनी को वो सारे के सारे कंपनसेशन देने पड़े, सारे के सारे अमाउंट देने पड़े। क्या ये सैलरी नहीं है? सैलरी नहीं है, लेकिन सैलरी की जगह पर बेनिफिट है। डायरेक्टली वी कांट से सैलरी बिकॉज this is for that period for which this is for that period in which the employer employee relationship was not existed। क्लियर है? तो कहा गया कि हाँ, इसको हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, तो एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, एक और बात, एक और कहानी, ये रियल की भी स्टोरी अब मैं बताता हूँ, लेकिन छोड़ दें, उतनी बड़ी कहानी को कौन बताए, बता दूं।
याद रहेगा। ये बात बहुत पुरानी है, 2002-1 के आसपास कुछ ऐसे ही है, 2000 या 2001 के आसपास। तो उसमें होता क्या था कि यूपी में एक गवर्नमेंट थी, उन्होंने सी कैटेगरी का कुछ ऐसा ही था, फॉर्म ग समूह ग कुछ ऐसे, मैं तो कभी वांट कभी मैंने अप्लाई किया ही नहीं गवर्नमेंट के लिए, तो मुझे उतना नहीं मालूम, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो थे वो लगे रहते थे लाइन में, आज इसका एग्जाम देना है, आज उसकी वांट निकली है, तो उन्होंने भी उसका देखा, तो मैं वहीं खड़ा रहता था, भाई क्या कर रहे हैं मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था। तो उन्होंने उसका एक फॉर्म लिया वांट का, फिल किया, भेज दिया, एग्जाम दिया उन्होंने, कुछ लोग पास भी हो गए, पास होकर के दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, तब तक गवर्नमेंट चेंज हो गई, मुलायम का मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी, मायावती की गवर्नमेंट आ गई। अब ऐसा होने से क्या हुआ, मायावती ने आते ही सबसे पहले कहा कैंसिल करो, कैंसिल, जिसकी जिसकी ज्वाइनिंग हुई कैंसिल करो। अब जो लोग वेट कर रहे थे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, सब खत्म, कोर्ट में केस गया। अब कोर्ट में 6 साल 7 साल लग गए डिसीजन आने में, मान लेते हैं 6-7 साल। अब लोग वेट कर रहे हैं, आएगा आएगा आने वाला, अब आएगा। अब 7 साल तक कोई अपने घर पे रोटियां तो फालतू की तोड़ेगा नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन तो देखेगा नहीं। अरे ऐसा तो है नहीं, कई लोग दूसरे एग्जाम को देंगे, दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरी जगह चले जाएंगे, कोई कहीं चला गया, कोई विदेश चला गया, कुछ हो गया कुछ हो गया। मतलब 100 में से 5-6 होंगे ऐसे जो वेट कर रहे थे कि कोर्ट का केस आएगा देन हम ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसे होंगे। अब 7 साल बाद डिसीजन आया कि सबको बहाल करो, जितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, अब सारे सारे आने से रहे, तो गवर्नमेंट ने इन जितने लोगों को वापस बुलाया, मान लो उन लोगों को उस ड्यूरेशन का उनको दिया गया सारा का सारा अमाउंट। अब बात समझ में आई। तो ये एक सिस्टम है। तो एक लाइन अब याद रहेगी हमेशा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में कि एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइन नहीं हुआ था, अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं थी, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार हो रहा था, अगर उनको हटा दिया गया बिफोर ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग के पहले का अगर कोई कंपनसेशन ऑफ कोर्ट ने कहा दो उनको पैसा, दो पिछले सालों का और उनको वापस रखो, बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो आफ्टर सेसेशन तो मैंने ये आपको बता ही दिया, बिफोर ज्वाइनिंग का भी कंपनसेशन हो सकता है भाई, जो मैंने एग्जांपल ये दिया रियल लाइफ का। तो कहने का मतलब ये भी रियल लाइफ का मेरे पास एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक बंदा था जिसको निकाल दिया गया था कुछ अ, गलत एक्टिविटीज के चलते, लेकिन उसने कोर्ट केस किया, बाद में उसके फेवर में डिसीजन आया, तो उसको सारा का सारा कंपनसेशन दिया गया। ये सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी को ज्वाइनिंग के पहले और उसको हटाए जाने के बाद का कोई अमाउंट दिया जाता है उस एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसको भी हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 अगर ये समझ में आ गया, तो पॉइंट नंबर 2 बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। एक एम्प्लॉय था जिसको 2015 में अपॉइंट किया गया था, मालिक ने कहा देख 2015 की 1 जनवरी को तू आ रहा है न्यू ईयर मना करके, तेरी सैलरी 3 साल बाद हम 20% इंक्रीज करेंगे, 18 में, फिर 21 में इंक्रीज करेंगे 20%। वो बंदा खुश, 10,000 की सैलरी पर आया, 2018 में गया मालिक के पास, मालिक 20% बढ़ाओ ना, 3 साल हो गए। मालिक ने कहा रुक जा कुछ दिन, 2021 आ गया, वो फिर गया मालिक के पास, मालिक बढ़ाओ ना, अब तो दूसरा इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए था। मालिक कहता बैठ, तू सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा है, कितना रिसेशन चल रहा है दुनिया में, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, निकाला जा रहा है, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, निकाल दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो कहता है मालिक ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। बवाल हुआ, कोर्ट में केस गया और डिसीजन आया एम्प्लॉय के फेवर में। चलिए एक बार और बताते हैं इसी कहानी को। एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय गया, दूसरे इंक्रीमेंट के समय मालिक बढ़ा दीजिए हमारी सैलरी। मालिक कहता है ठीक है बैठो, तुझे मालूम मालूम है दुनिया में कितना रिसेशन चल रहा है। एम्प्लॉय ने कहा हाँ हाँ मालूम है, बहुत चल रहा है, तो निकाल दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मालिक ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब दो रास्ते हैं,
या तो तू निकल, एम्प्लॉय कहेगा ऐसे कैसे निकल, एम्प्लॉय कहेगा ऐसे कैसे निकल, 5 लाख का कंपनसेशन दो, एम्प्लॉयर कहेगा काय का कंपनसेशन। वो जो हमारा ज्वाइनिंग हुआ था ना, उस समय हम लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था, हमारी जब अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें जाकर देखिए, आपने ही लिखा था 5 लाख का कंपनसेशन, बीच में अगर आप निकालेंगे तो दीजिए 5 लाख। एम्प्लॉयर चुप। एम्प्लॉयर ने कहा देख, तुझे मैं सैलरी देता हूँ मान लो 20,000, अब आगे से मैं दूंगा 15,000। एम्प्लॉय कहेगा तब लाओ 2 लाख रुपए। अरे अब काहे का 2 लाख रुपए लाओ, अब काय का 2 लाख रुपए लाओ। आपने उस एग्रीमेंट में लिखा था अगर किसी टर्म्स एंड कंडीशन में, ज्वाइनिंग की टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंजेस होंगे तो आपको 2 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। तो चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, एम्प्लॉय बोलेगा चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, अगर आप निकालते हैं तो 5 लाख लाओ, नहीं निकालते हैं सैलरी कम करते हैं तो 2 लाख रुपए लाओ। बात तो बिल्कुल जेन्युइन है, बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो हुआ इस पर फाइनल, डन डना डन डन। ये भी एक तरह से एक कंपनसेशन है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, या तो 5 लाख रुपए देगा या तो 2 लाख रुपए देगा। ये भी कहलाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में मैंने 2 पॉइंट बताए, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एनी कंपनसेशन और एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। अभी अभी ढंग से सुनेंगे, अभी मैं ट्विस्ट करूंगा, पहले ये दोनों चीजें एक बार सुन लें। एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन या एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर ड्यू टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन एंड टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ये 2 हो गए। तीसरा मैं बता दूं फिर मैं ट्विस्ट लाऊंगा। तीसरा है आपका की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, यस सर, ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये ही मैन नहीं है, की मैन है, सुपरमैन नहीं है, की मैन है। की मैन वो जो चाबी का गुच्छा लेकर के घूमता है, गुच्छा, गुस्सा नहीं गुच्छा, उसको हम लोग की मैन बोलते हैं, ठेंगा, उसको भी की मैन नहीं बोलते। की मैन का मतलब यहाँ पर ऐसे बंदे से है जिसके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहने या ना रहने से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट या नुकसान होता हो। कोई भी हो सकता है, एवर एक प्यून भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, ऑफिस बाबू, बाबू और क्लर्क एक ही है, वो हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है। किसी बंदे के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहने या ना रहने से अगर हमको प्रॉफिट या नुकसान होता है तो वो बंदा हमारे लिए की मैन है। और ऐसे बंदों का की मैन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। हमें मालूम है वो मेरा की मैन है, की मैन है, अगर उसका इंश्योरेंस मैं करवा दूं, ऐसा ना हो कि दूसरी कंपनियां उसको फुसफुस फुसफुस करके लेके चली जाए, ऐसा ना हो दूसरी कंपनी उसको ज्यादा पेमेंट दे करके निकाल ले, हमने उसकी ट्रेनिंग वगैरह पर बहुत ज्यादा खर्च किए हैं, ऐसा होता भी है। टाटा कंपनी आई खूब जोर शोर से, उसने लॉन्च किया था अपना प्रोडक्ट टाटा डोकोमो, या इस तरह से, पुरानी बात हो गई, कई लोगों को नहीं मालूम होगा। तो जब इंटरनेट की नई नई चीजें चल रही थी मार्केट में, नए नए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कंपनियों के बीच में, तो कंपनी अपनी ऑफिस स्टैब्लिश कर रही थी, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग बोर्डिंग, कायोस्क, एडवर्टीजमेंट वगैरह, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते थे एक सिटी में। तो कंपनी ने एक अपना ऑफिस डाला, अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, उनकी ट्रेनिंग दी, एम्प्लॉय काम करने लगे। कुछ दिन बाद एक नई कंपनी आई, रिलायंस। रिलायंस ने बगल में ऑफिस खोला और कहा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, छोड़ो, बगल में ही गई टाटा डोकोमो में, कहीं तुम लोग आ जाओ, तुम लोगों को 10% ज्यादा अमाउंट देंगे। लोग छोड़ छोड़ कर जाने लगे। अब देखो ना, एक ने अपॉइंट किया, ट्रेनिंग दी, हैवी कॉस्ट इनकर की, दूसरी आई 2 मिनट के अंदर तोड़ कर ले गई, उसको कोई कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ी, हैवी ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह उसकी सब बच गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह के लोग जा भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, मतलब दुनिया छोड़कर। तो दोनों केस हो सकता है। तो उस केस में, दोनों केसेस में इस कंपनी का नुकसान होगा जिसमें वो काम करते हैं, जिसमें उनको ट्रेनिंग वगैरह कॉस्ट बियर की गई है। तो उस केस में कहा गया कि ठीक है, हम ऐसे लोगों का कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं, इन केस वो छोड़ कर जाते हैं या छोड़कर चले जाते हैं। दोनों केस में एक अमाउंट कंपनसेशन का मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि उस लॉस की पूर्ति हो पाए। और कंपनी इसको कुछ शेयर कर देती है, मान लो वो बंदा छोड़कर चला गया तो उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, उसके घर वालों को, ये रख, ठीक। या मान लो कोई एम्प्लॉय फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं,
तो जाहिर सी बात है अब वो कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन है तो कंपनी का ही बंदा, अभी जिंदा है, काम कर सकता था लेकिन अब काम नहीं कर पा रहा किसी रीजन से। तो कंपनी का की मैन था, कंपनी को कंपनसेशन मिला, कंपनी ने उसको कुछ कंपनसेशन शेयर कर दिया, तो एम्प्लॉयर से कुछ एम्प्लॉय को मिला ना, ये अमाउंट इसमें कवर होगा, केवल ये वाला अमाउंट कवर होगा जो लास्ट में मैंने आपको बताया। तो 3 पॉइंट बताया। अब जरा मैं इसकी पूरी की पूरी खोज खबर लेता हूँ और वो ट्विस्ट वाली बात आपको बताता हूँ कि ये हमारा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में क्या है। जरा ढंग से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में होता क्या है, छोटी सी चीजें हम लोग छोड़ देते हैं समझने से, लेकिन अब जरा समझें क्या है। देखें यहां पर मैंने लिखा है पहले पॉइंट में एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर, और दूसरे वाले में लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन। अगर ज्वाइनिंग के पहले की कोई बात हो रही है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो था ही नहीं, या उसको हटाने के बाद का कोई पैसा मिल रहा है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का तो रिलेशनशिप था ही नहीं। ये वाला केस है, ये याद आया। तो अगर किसी को ज्वाइनिंग के पहले का कुछ पैसा मिलता है, वही समूह ग वाला जो मैंने बताया, बहुत पुरानी बात है, मायावती और मुलायम सिंह यादव, और आफ्टर सेसेशन हटाने के बाद का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उस समय जब वो बाहर थे, बाहर नहीं थे, कई लोग कहते हैं बाहर, बाहर नहीं होता, बाहर होता है। जब वो बाहर थे तो बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन का जो अमाउंट मिलता है वो एम्प्लॉयर से कहाँ मिला? उस दौरान तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था ही नहीं। इसीलिए देखो ना कितनी खूबसूरती के साथ इसको एक वर्ड दिया गया, फ्रॉम एनी पर्सन। आप एम्प्लॉयर भी बोल सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था ही नहीं। जबकि ऊपर जब था, जब उसको सैलरी, जब कंपनसेशन मिला, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन चल बैठ, इतनी मंदी चल रही है, तुमको निकाल दें, छोड़ दिया जाए या रहने दिया जाए, गाना गाया था ना, वो वही है, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वहां पर एम्प्लॉयर से ही मिलता है, इसलिए वहां पर देखो डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर से मिला है, चाहे करंट एम्प्लॉयर चाहे फॉर्मर एम्प्लॉयर। अब क्लियर हुआ। मैं एक बार तीनों डेफिनेशंस का गाना गा देता हूं आपके सामने, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीधे चलेंगे यहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सैलरी सेक्शन 17(1), definition of salary: basic salary, wages, annuity, pension, gratuity, provident fund, live encashment, committed pension, profit in lieu of salary, advance salary, bonus, commission, perquisite allowances, section 80 C D। डन डना डन डन। सेक्शन 17(2) की डेफिनेशन मैंने बताई, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद मैंने कहा ये 3 तरह के अमाउंट है, जिसमें 7,50,000 का कंट्रीब्यूशन से अधिक हो जाता है तो वो परक्विजिट्स की तरह टैक्सेबल होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, एंड द लास्ट सेक्शन 80 CCD। इसमें कोई एक्रीशन होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है प्रॉफिट परक्विजिट्स की तरह। उसके बाद मैंने बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर्स, और लास्ट मैंने बताया था एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। डन 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 डन। इसके अलावा मैंने आपको सेक्शन 17(3) बताया, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय from its present or former employer against the termination or modification in terms of the employment। दूसरा बताया any compensation or any amount due to or received by any person from any other person before joining or after cessation of the employment, and third मैंने बताया आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट्स इट। तो ये तीनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, सेक्शन 7 आगे आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अब आपके न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये बेसिक आपका पूरा कवर अप होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।